हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी क्लास 10 के इकोनॉमिक्स को, जिसमें आज का चैप्टर है 1 और इस चैप्टर का टॉपिक है विकास की समझ। विकास की समझ चैप्टर से हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, औसत साक्षरता स्तर के आधार पर, लोक स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी के आधार पर होगा, क्योंकि किसी देश का विकास का आधार निर्धारित किया जाता है उसका प्रति व्यक्ति आय क्या है, कैसा है, औसत साक्षरता दर क्या है और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति कैसा है। तो उस पर किसी देश का विकास का आधार निर्धारित किया जाता है। इसलिए इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपरोक्त में से सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? भारत से बेहतर पूछ रहा है तो श्रीलंका का स्थिति भारत से बेहतर है। जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान, तो पूछ रहा है भारत से स्थिति, भारत से स्थिति किस देश की बेहतर स्थिति है भारत से? तो श्रीलंका की सबसे बेहतर स्थिति है, भारत की श्रीलंका से बेहतर स्थिति है मानव विकास के लिहाज से देखा जाए तो श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार है। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः यहाँ दिया हुआ है 4,000, 7,000 और 3,000 रुपये है, तो चौथे परिवार की आय क्या होगा? चौथे परिवार की आय निकालने बोल रहा है। तो आपको पता होगा कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए टोटल इनकम जितना होता है, टोटल आय और उससे जितना भी जनसंख्या है, किसी देश का जितना इनकम होगा, किसी देश का टोटल इनकम बटे किसी देश का जितना भी जनसंख्या होगा, तो किसी देश का इनकम में जनसंख्या से डिवाइड करने पर उसका प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। तो एवरेज यहाँ पर वही पूछ रहा है कि अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 रुपये दिया हुआ है, तो चौथे परिवार की आय पूछ रहा है। तो यहाँ पर एवरेज इनकम दिया हुआ है 5,000 रुपया। तो एवरेज इनकम आपको पता होगा कि एवरेज इनकम इक्वल टू होता है टोटल इनकम ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा एवरेज इनकम इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ ऑल फैमिलीज, नंबर हो जाएगा, ऑल फैमिली होगा बटे नंबर ऑफ फैमिली होगा, यानी जितना टोटल इनकम फैमिली का टोटल इनकम बटे नंबर ऑफ फैमिली, यानी नंबर ऑफ फैमिली से डिवाइड कर देंगे फैमिली का टोटल इनकम से, तो हमारा एवरेज इनकम जितना जो दिया हुआ है वो चौथे परिवार का आय निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका 5,000 दिया हुआ है, 5,000 एवरेज इनकम दिया हुआ है, तो 5,000 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 5,000, क्योंकि एवरेज इनकम यहाँ पर 5,000 है, तो 5,000 इक्वल टू, क्योंकि एवरेज इनकम इक्वल टू होता है टोटल इनकम ऑफ फैमिलीज। तो टोटल इनकम ऑफ फैमिलीज आपको दिया हुआ है 4,000 प्लस 7,000 हो जाएगा, और प्लस 3,000 और बटे 4, क्योंकि फैमिली मेंबर यहाँ 4 है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। अगर सबको टोटल इनकम हम ऐड करते हैं तो टोटल इनकम को यहाँ पर ऐड कर लेना होगा, 4,000, 7,000 और 3,000, और चौथे का इनकम मालूम नहीं है तो प्लस एक्स भी यहाँ पे होगा। चौथा का इनकम हमें नहीं मालूम है तो प्लस एक्स हो जाएगा, चौथा का इनकम निकल जाएगा। टोटल इनकम निकाल लेंगे, 4,000, 7,000, 3,000 का ऐड कर लेंगे, प्लस एक्स भी होगा, तो टोटल यहाँ पर हो जाएगा 14,000। 4,000, 7,000, 3,000 को ऐड करेंगे तो 14,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर और एक्स को मालूम नहीं है, चौथा फैमिली मेंबर का यहाँ पर मालूम नहीं है, तो इसमें से हम टोटल इनकम, तो इस प्रकार से इसको आप कैलकुलेट करेंगे
तो 5000 इंटू 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5000 इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा 20,000, और इधर ऐड करेंगे तो 40,000 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20,000 माइनस 40,000 निकल जाएगा 6,000, यहाँ आंसर आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चौथे परिवार की आय क्या होगा, तो चौथे परिवार की आय 6,000 होगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 6,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मानदंड का प्रयोग करता है? इस मानदंड की अगर कोई है तो सीमाएं क्या है? तो विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किसी देश की आय को प्रमुख मानदंड मानता है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें अधिक विकसित समझा जाता है, और कम आय वाले देश को कम विकसित। तो ऐसा माना जाता है कि अधिक आय का अर्थ इंसान की ज़रूरतों को सभी चीज़ें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध की जा सकती है, जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए वे उन सभी चीज़ों को अधिक आय के जरिए प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा आय विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने का प्रमुख मानदंड माना जाता है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 में देश का वर्गीकरण करने में इस मानदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2004 में प्रति व्यक्ति आय, 2004 का आंकड़ा के अनुसार प्रति व्यक्ति आय $10,066 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, तो उसको समृद्ध देश माना जाता था, समृद्ध देश कहा गया, समृद्ध देश। और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 825 प्रति व्यक्ति आय $825 प्रति वर्ष या फिर उससे कम है, तो उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया। जिसका प्रति व्यक्ति आय 2004 के आंकड़े के अनुसार प्रति व्यक्ति आय $10,066 प्रति वर्ष या फिर उससे अधिक है, तो उसको समृद्ध देश माना गया। और $825 प्रति वर्ष जिस देश का प्रति आय या फिर उससे कम है, तो उसे निम्न आय वाला देश कहा गया। तो भारत निम्न आय वाले देश के वर्ग में आता है 2004 के आंकड़े के अनुसार, यहाँ पर दिया गया है। अभी तो भारत की स्थिति बहुत ही बदल गया है, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय उस समय 2004 में केवल $620 प्रति वर्ष थी। तो $620 प्रति वर्ष का मतलब हुआ उनको निम्न आय वाले देश कहा गया था, कहा गया उस समय 2004 के अनुसार। तो भारत निम्न आय वाले देश वर्ग में आता है 2004 के अनुसार। सीमाएं विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए किसी देश के राष्ट्रीय आय को अच्छा मानदंड नहीं माना जा सकता, क्योंकि विभिन्न देशों की जनसंख्या विभिन्न होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें पता नहीं चलेगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। इससे हमें विभिन्न देशों के लोगों की परिस्थितियां का भी पता नहीं चल पाता, इसलिए राष्ट्रीय आय वर्गीकरण का अच्छा मानदंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास मानने का यूएनडीपी का मानदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मानदंड से अलग है? तो इसका राइट आंसर होगा, विश्व बैंक का मानदंड केवल आय पर आधारित है और इस मानदंड की बहुत सी सीमाएं हैं। आय के अतिरिक्त भी कई अन्य मापदंड है जो विकास मापने के लिए जरूरी है, क्योंकि मनुष्य केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचता, बल्कि वह अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और बराबरी का व्यवहार पाना, आज़ादी आदि जैसे अन्य लक्षणों के बारे में भी सोचता है। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट के विकास के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाए गए। जैसे पहला है, लोगों का स्वास्थ्य को देखा गया, शैक्षिक स्तर और प्रति व्यक्ति आय। तो लोगों का स्वास्थ्य में मानव विकास का प्रमुख मानदंड है स्वास्थ्य या दीर्घायु। विभिन्न देशों के लोगों की जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक रहेगी, वह मानव विकास की दृष्टि से उतना ही अधिक विकसित देश माना जाएगा। शैक्षिक स्तर को अगर हम देखते हैं तो मानव विकास का दूसरा प्रमुख मानदंड शैक्षिक स्तर है। किसी देश में साक्षरता की दर जितनी ज़्यादा होगी वह उतना ही विकसित माना जाएगा, और यह दर यदि कम होगी तो उस देश को अल्प विकसित कहा जाएगा। अब प्रति व्यक्ति आय को देखा जाता है यहाँ पे, तो मानव विकास की तीसरा मानदंड है प्रति व्यक्ति आय।
जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी उस देश के लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा होगा, और अच्छा जीवन स्तर विकास की पहचान है। जिन देशों में लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होगी, लोगों की जीवन स्तर भी अच्छा नहीं होगा, निम्न होगा, और ऐसे देश को विकसित देश नहीं माना जा सकता है। तो कई वर्षों के अध्ययन के बाद यूएनडीपी ने विश्व के 173 देशों का मूल्यांकन इन आधारों पर किया। 53 देशों को उच्च मानव विकास की श्रेणी में, 84 देशों को मध्यम मानव विकास की श्रेणी में तथा 26 देशों को मानव विकास के निम्न स्तर पर रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं और इसके प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएं हैं? विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो औसत का प्रयोग किसी विषय या क्षेत्र का अनुमान विभिन्न स्तरों पर लगाने के लिए किया जाता है। जैसे किसी देश में सभी लोग अलग अलग आय प्राप्त करते हैं, किंतु देश के विकास स्तर को जानने के लिए प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है, जो औसत के माध्यम से ही निकाली जाती है। इससे हमें एक देश के विकास के स्तर का पता चलता है, किंतु औसत का प्रयोग करने में कई समस्याएं आती है। औसत से किसी भी चीज़ का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसमें असमानताएं छिप जाती है। जैसे किसी देश में रहने वाले 4 परिवारों में से 3 परिवार 500 रुपये कमाते हैं तथा एक परिवार 48,000 रुपये कमा रहा है, जबकि दूसरे देश के सभी परिवार 9,000 रुपये और 10,000 रुपये के बीच में कमाते हैं। तो दोनों देशों की औसत आय समान है, किंतु एक देश में अधिक असमानता बहुत ज़्यादा है, जबकि दूसरे देश में सभी नागरिक आर्थिक रूप से समान स्तर के हैं। तो इस प्रकार औसत तुलना के लिए तो उपयोगी है, किंतु इससे असमानताएं छिप जाती है और इससे यह पता नहीं चलता कि यह आय लोगों में किस तरह वितरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल मानव विकास क्रमांक पंजाब से ऊंचा है, केरल का। इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मानदंड बिल्कुल नहीं है और राज्यों की तुलना के लिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं इस बात से? इस पर चर्चा कीजिए। तो यदि व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा जाए तो हम पाते हैं कि लोग केवल बेहतर आय के विषय में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों के आदर और बराबरी का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि अन्य लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। तो इस प्रकार जब हम किसी देश के विकास के बारे में सोचते हैं तो औसत आय के अलावा अन्य लक्षणों को भी देखते हैं। तो इस तालिका में 1.1 में चयनित राज्यों के प्रति व्यक्ति आय दिया गया है। जैसे राज्य में पंजाब, केरल, बिहार है, तो पंजाब को अगर हम देखते हैं प्रति व्यक्ति आय तो सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे 26,000 है, और केरल को 22,800 और बिहार को 57,000। तो आइए हम दूसरे आंकड़े को देखते हैं। तालिका 1.2 में देख रहे हैं कि पंजाब, केरल और बिहार के कुछ तालिका दिया गया है। जैसे पंजाब का शिशु मृत्यु दर कितना है? 49% है प्रति व्यक्ति, और साक्षरता दर 70% है, और 1 से 5 का निबल उपस्थिति अनुपात 81 है। केरल को अगर हम देखते हैं तो शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, 11 है, और साक्षरता दर सबसे ज़्यादा केरल का है, 91 है, और कक्षा में 1 से 5 का निबल उपस्थिति अनुपात भी सबसे ज़्यादा केरल का है। बिहार को अगर हम देखते हैं तो शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है, 60 है, और साक्षरता दर भी बहुत कम है, सबसे कम है पंजाब और केरल से भी कम, पंजाब और केरल दोनों से कम है, 47 है, और कक्षा 1 से 5 का निबल उपस्थिति अनुपात भी ये दोनों से कम है, 41 है बिहार का। तो इस तालिका में प्रयोग किए गए कुछ शब्दों की व्याख्या, मृत्यु शिशु दर को अगर हम देखते हैं तो किसी मृत्यु शिशु दर आपको पता होगा कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। और साक्षरता दर को अगर हम देखें तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात
को साक्षरता दर कहते हैं। निवल उपस्थिति अनुपात में होता है कि 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या है। जो प्रतिशत होता है उसी को निवल उपस्थिति अनुपात कहा जाता है। तो हम फिर देखते हैं आगे कि तालिका 1.1 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार पंजाब की प्रति व्यक्ति आय केरल और बिहार से ज़्यादा था। जैसा कि आप लोगों ने देखा 1.1 तालिका में दिया हुआ था। तो इस प्रकार यदि आय को ही विकास का मानदंड माना जाए तो तीनों राज्यों में पंजाब सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। किंतु यदि तालिका 1.2 में को अगर हम देखते हैं तो अन्य आंकड़ों को देखें तो पता है 1.2 को भी देख लीजिए और 1.1 को भी फिर से देख लीजिए। 1.1 में देखिए कि सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय पंजाब का है, जबकि 1.2 में हम देख रहे हैं कि शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है, यहाँ सबसे कम है केरल में, और साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा केरल में है, और 1 से 5 का निवल उपस्थिति अनुपात भी सबसे ज़्यादा है, केरल का ही है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं सिर्फ इनकम का ही, और इनकम के अनुसार अगर हम देखें तो पंजाब सबसे आगे है। तो इनकम को ही अगर इसको विकास मानदंड मान लिया जाए तो राज्यों में पंजाब सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। किंतु यदि तालिका 1.2 को अगर हम देखते हैं तो अन्य आंकड़ों को देख कर पाते हैं कि केरल में शिशु मृत्यु दर पंजाब से बहुत कम है, जबकि पंजाब में प्रति व्यक्ति अधिक है, फिर भी शिशु मृत्यु दर पंजाब में ज़्यादा है, केरल में कम है। इसी प्रकार केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है और बिहार में सबसे कम है। तो इस प्रकार केवल प्रति व्यक्ति आय को ही विकास का मानदंड नहीं माना जा सकता है। अन्य मानदंडों जैसे साक्षरता दर हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इसको भी देखें तो केरल की स्थिति पंजाब से बेहतर है। अगर साक्षरता दर को देखें और शिशु मृत्यु दर को देखें तो केरल की स्थिति पंजाब की स्थिति से बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। ज्ञात कीजिए अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती है। तो भारत के लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ऊर्जा के वर्तमान स्रोत निम्नलिखित है, जैसे कोयला हो गया, खनिज हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया और जल विद्युत हो गया। ऊर्जा के अन्य स्रोत भी है। कोयला को हम देखें तो कोयला का प्रयोग ईंधन के रूप में तथा उद्योग के कच्चे माल के रूप में किया जाता है। वाष्प इंजन, इसमें कोयले का प्रयोग होता है और रेलों और उद्योगों में काम में लाया जाता है। खनिज तेल का प्रयोग सड़क परिवहन में, जहाज में, वायुयानों आदि में किया जाता है। तेल को परिष्कृत करके डीजल, मिट्टी तेल और पेट्रोल आदि प्राप्त किए जाते हैं। प्राकृतिक गैस का भी शक्ति के साधन के रूप में बहुत प्रयोग किया जाने लगा है। गैस को पाइपों के सहारे दूर दूर के स्थानों पर पहुंचाया जाता है। इससे अनेक औद्योगिक इकाइयां भी चल रही है। जल विद्युत को हम देखते हैं तो यह ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है और अब तक ज्ञात सभी संसाधनों में यह सबसे सस्ता है। इसका प्रयोग घरों, दफ्तरों तथा औद्योगिक इकाइयों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। और ऊर्जा के अन्य स्रोत में ऊर्जा के कुछ ऐसे स्रोत भी हैं जिनका प्रयोग अभी कुछ समय पहले पूर्व भी किया जाने लगा है। ये सभी स्रोत नवीकरणीय हैं, जैसे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा आदि। ये ऊर्जा के अन्य स्रोत हैं और ये नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा के अधिकांश परंपरागत साधनों का प्रयोग लंबे समय से हो रहा है। ये सभी स्रोत अनवीकरणीय हैं, अर्थात एक प्रयोग करने पर, अनवीकरणीय किसको कहते हैं, एक बार प्रयोग किए और समाप्त हो जाता है तो उसको अनवीकरणीय कहा जाता है। और नवीकरणीय जिसको हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं तो उसको नवीकरणीय कहा जाता है। तो इसको ये जो परंपरागत ऊर्जा के अधिकांश परंपरागत जो साधन है तो इसका प्रयोग लंबे समय से हो रहा है और सभी स्रोत अनवीकरणीय है, अर्थात एक बार प्रयोग करने के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, तो इनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है। तो आने वाले 50 वर्षों में ये संसाधन यदि इसी तरह से इस्तेमाल किए जाते रहें तो क्या होगा, एक समय आएगा कि समाप्त हो जाएगा। और यदि हमें इन संसाधनों को बचाना है तो ऊर्जा के नए और नवीकरणीय संसाधनों को खोजकर उनका अधिक से अधिक प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है।
तो धारणीयता से अभिप्राय है सतत पोषणीय विकास, अर्थात ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी तक ही सीमित न रहे बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिले। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम संसाधनों का जैसे प्रयोग कर रहे हैं उससे लगता है कि संसाधन शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं बचेंगे। यदि हमें विकास की धारणीय बनाना है अर्थात निरंतर जारी रखना है तो हमें संसाधनों का प्रयोग इस तरह से करना होगा जिससे विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे और भावी पीढ़ी के लिए संसाधन बचा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है, चर्चा कीजिए। कुछ आंसर है कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं जिसका उपयोग मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। तब ये जो संसाधन है संसाधन बन जाता है और ये संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। यदि मनुष्य बुद्धिमत्ता से इन संसाधनों का प्रयोग करे तो वह अपने सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, और यदि संसाधनों का दुरुपयोग न किया जाए तो इनका प्रयोग करके विकास की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखा जा सकता है। किंतु यदि इन संसाधनों का प्रयोग निजी लाभ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए किया जाए तो हो सकता है कि एक व्यक्ति के लाभ को भी पूरा ना कर पाए। यदि इन संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग किया गया तो समाप्त हो जाएंगे। अनवीकरणीय संसाधन जो सीमित है और जिनका एक बार प्रयोग करने पर वे खत्म हो जाते हैं, उनका प्रयोग सोच समझकर करना होगा। इनका प्रयोग करते समय हमें आगे आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं के ध्यान में रखना होगा। इस प्रकार हम ये जो ऊपर में जो कथन दिया गया है इससे हम सीख निकालते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग केवल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाए, न कि निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए। तो इससे ये संसाधन शीघ्र समाप्त हो जाएंगे और विकास की प्रक्रिया भी रुक जाएगी। अगर हम अपना इस संसाधन को निजी स्वार्थ के पूर्ति के लिए इसको उपयोग करते रहे तो इसको समाप्त होने से कोई नहीं रोक सकता और आने वाले पीढ़ी के लिए हम कुछ भी नहीं छोड़ पाएंगे। तो इसको हमें ध्यान रखना होगा और आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। तो ये थे आज के हमारे विकास की समझ चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।